कभी कभार लगता है कि पाकिस्तान में इर्तिकाई अमल रुक सा गया है। इस हवाले से अगर कोई शक था तो 3 मार्च को वो भी दूर हो गया जब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का वोट लेकर तकरीर शुरू की। अगरचे कौमी असम्बली में हंगामा तो नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने वाले दिन से ही चल रहा था, बल्कि यूं कहें कि जब से मुल्क बना है तब से जारी है। वजह वही कि इलेक्शन चोरी हो गया है। यही मंजर 2002 में भी देखा था, 2008 में भी मिलती जुलती सूरत हाल देखी, लेकिन ज्यादा शोर 2013 में सुनाई दिया। यही मंजर 2018 में भी देखा, अब 2024 में भी वही मनाजिर देखे हैं। मैं कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में बैठा यही सोचता रहा कि इन 22 वर्षों में क्या बदला है। जो चेहरे 22 वर्ष कबल पहली दफा इस हॉल में देखे थे, अब भी कमोवेश वही चेहरे मौजूद हैं। हाँ, इस असेंबली में बेनजीर भुट्टो मौजूद नहीं है। अब हैरान होता हूं कि सहाफत भी कहां से कहां जा पहुंची है। वक्त के साथ जहां दीगर शोबों पर जवाल आया है, सहाफत भी इसका शिकार हुई है। किसी दौर में पार्लियामेंट की डायरी लिखी जाती थी, इजलास की कार्रवाई को इस दिलचस्प अंदाज में लिखा जाता था कि पढ़ने वाले इसका इंतजार करते थे। लिखने वालों में शाहीन सहबाई, जियाउद्दीन, नुसरत जावेद, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक, हामिद मीर और अफसार आलम शामिल थे। अरशद शरीफ ने भी कुछ अरसा पार्लिमानी डायरी लिखी। हमारे मरहूम सहाफ़ी दोस्त फसीउर रहमान ने भी अपने खूबसूरत रंग दिखाए। नुसरत जावेद तो अब भी लिखते रहते हैं, लेकिन बाकी लिखारियों को टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया खा गया। ना अखबारात को पार्लिमानी डायरियों से दिलचस्पी रही और ना वो लिखने वाले रहे। इतवार के रोज प्रेस गैलरी में नजर दौड़ाई तो कोई एक भी ऐसा चेहरा नजर ना आया जो अगले रोज के अखबार में डायरी लिखने वाला है। मेरी आंखों के सामने ही पार्लिमानी डायरियों का ट्रेंड, जो कभी नागुजीर था और जिसके बगैर अखबार मुकम्मल नहीं होता था, धीरे धीरे दम तोड़ गया। इसकी जगह अब सोशल मीडिया ने ले ली है, जहां इतना जहर भरा है कि हैरानी होती है कि इतनी नफरत की आग कैसे इतने अरसे तक हम सब ने अपने सीने में छुपाए रखी। जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग इस वक्त कैसे एक दूसरे के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते थे। फिर याद आया कि इंसान हर दौर में अपने जैसे इंसानों के खिलाफ नफरत का इजहार बहर सूरत करता आया है। और तो और बहादुर शाह जफर के दौर में गालिब भी इस नफरत का शिकार हुए। वो लोग जिन्हें नापसंद करते थे, इन्हें गुमनाम खतूत में गालियां लिखकर भेजा करते। सोचता हूं कि अगर गालिब सोशल मीडिया के इस दौर में होते तो इन्हें कितनी नफरत का सामना करना पड़ता। अब तो ऐसी नफरत फैल चुकी है कि सांस लेना महाल है। चले मान लिया कि आम आदमी में बर्दाश्त की कमी है, क्योंकि रोजाना के मसाइल इसकी जान को आए होते हैं। वो सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन को सोशल मीडिया पर दूसरों पर उतार कर खुद को हल्का फुल्का महसूस करता है। लेकिन इन सियासतदानों का क्या करें जो आम आदमी से भी ज्यादा बुरे किरदार और गुफ्तगू के मालिक निकलते हैं। क्या एक हुक्मरान या सियासतदान का रवैया और अप्रोच आम आदमी से ज्यादा बेहतर नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर सोचता हूं कि जब वो हुक्मरान हमारे जैसे आम आदमी से ही वोट लेता है तो वो कैसे हमसे बेहतर हो सकता है। इसका रवैया भी वैसा ही होगा जैसा इसको इलेक्ट करने वालों का है। मेरा ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ हम सब मैच्योर हो जाएंगे, जमहूरी हो जाएंगे, आगे का सफर तय करेंगे, हमें बर्दाश्त बढ़ेगी। 22 बरस का अरसा काफी होता है। 2002 में पैदा होने वाले बच्चे ने 2024 के इलेक्शन में बाकायदा वोट डाला है। वो उस मुल्क के हुक्मरान चुन रहा है, लेकिन हमने एक कैसा हजूम चुनकर असेंबली में भेजा है जो एक दूसरे के गले काटने पर तुला हुआ है। एक दूसरे को असेंबली फ्लोर पर खुलेआम गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे पर जूते फेंके जा रहे हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? 2002 में पीपीपी और नून लीग वाले परवेज मुशर्रफ पर धांधली का इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने काफ लीग को धांधली से जितवाया। 2008 में पीपीपी ने परवेज मुशर्रफ पर यह इल्जाम लगाया। 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरओस का इलेक्शन करार दिया था, मतलब इस इलेक्शन में भी धांधली हुई थी। 2018 में इमरान खान पर इल्जाम लगा कि वो धांधली के नतीजे में वजीर आजम बने हैं। 2024 में तो सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली दफा असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की तादाद पीपीपी और नून लीग के उम्मीदवारों से भी ज्यादा है। पीटीआई का वैसे ही सफाया हो गया है कि इसका निशान छिन गया। इन्हें तो खवातीन की मखसूस सीटें तक नहीं मिली। इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी हाउस के अंदर एहतजाज कर रही है, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपीपी और नून लीग किया करते थे। या कभी इमरान खान एहतजाज करते थे या उनके खिलाफ एहतजाज होता था। अब बताएं यहां से आपने कहां जाना है? ये तो तय है कि जमहूरियत पाकिस्तान में रजिया की तरह गुंडों में फंस गई है। किसी को समझ नहीं आ रही कि रजिया की जान इन सबसे कैसे छुड़ाई जाए। अंग्रेजों ने तो ये सोचकर इस खित्ते में जमहूरियत मुतारिफ कराई थी कि अब हिंदुस्तानियों को अपने बादशाह तब्दील करने के लिए कत्ल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हिंदुस्तानी तो हजारों सालों से बादशाह बदलने के लिए तलवार से ही काम लेते आ रहे हैं। वो मिजाज कैसे बदला जाए, इस खित्ते के रवैये कैसे जमहूरी बनाए जाएं? वो अंग्रेज अफसर याद आता है जिसने कहा था कि अंग्रेजों ने इस खित्ते के लोगों पर जुल्म किया था, कि जो यूरोपियन कौमों के लिए कवानीन बनाए थे वही उठाकर हिंदुस्तानियों पर नाफिज कर दिए। किताब द स्ट्रेंजर्स इन इंडिया में गोरा अफसर कहता है कि ये कवानीन माशरों के लिए थे जहां झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जबकि हिंदुस्तान में तो हर बंदा आदतन झूठ बोलता है। यूरोप में कोई कत्ल की झूठी गवाही देने का सोच भी नहीं सकता, जबकि भारत और पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमात में झूठी गवाहियां सबसे ज्यादा होती हैं, जिस पर बेगुनाह फांसी चढ़ा दिए जाते हैं। यही हाल इस खित्ते में जमहूरियत का हुआ है। यहाँ जमहूरियत से ज्यादा इंसान मजबूत हैं। वो लीडर नहीं बल्कि ऐसी मुकद्दस हस्तियां बन चुके हैं जिनकी अब पूजा की जाती है। जमहूरियत का मकसद ही खत्म हो चुका है।
हमारे यहाँ अब ऐसे ग्रोह बन चुके हैं जो सारा दिन एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और जिसके हाथ जो लगता है वो उठाकर ले जाता है। अगर 22 वर्ष बाद भी असेंबली का माहौल वही है जो मैंने 2002 में देखा था, तो आप बताएं कि जमहूरियत वाकई इस खित्ते के लिए बनी थी? जमहूरियत एक माइंडसेट का नाम है, जबकि हमारे यहाँ तो अकल का इस्तेमाल हमेशा से ममनू रहा है। इस खित्ते में बादशाह ही कामयाब रह सकते हैं, सियासी हुक्मरान नहीं। वही पुरानी हिकायत की एक सल्तनत में हजारों फकीर तो रह सकते हैं, लेकिन 2 बादशाह नहीं रह सकते। हमारे पास तो 3-3 बादशाह हैं जो हम अवाम पर हुक्मरानी के लिए बरसों से एक दूसरे के खिलाफ महाभारत रचाए हुए हैं।